समझते हैं, है ना। यह काम करता है कि आप ऐसा करिए कि बीचों बीच में लिखिए वेलोसिटी अपनी नोटबुक में। उसके बाद क्या करिए, एक तरफ लिखिए एवरेज वेलोसिटी, और एक तरफ लिखिए बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दो तरह की वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, सीखो गौर से। एक वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस और एक वेलोसिटी है एवरेज। देखो दोनों का क्या मतलब है और दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है और क्या वास्तव में दो तरह की वेलोसिटी पढ़ने की जरूरत है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको लिखने का तरीका क्या है, तो आप सिंपल बी वेक्टर बना के एक ए बी जी लिख दीजिए ऐसे, वी एवरेज, या इसी को एक एस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी ये कहीं भी इस तरह से बन के आए तो उसका मतलब एवरेज है, ठीक है। वेलोसिटी या कोई और भी फिजिकल क्वांटिटी कर दी मतलब एवरेज की बात हो रही है। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको नॉर्मल वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो मान के चला जाएगा कि वो जो है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, नहीं मान के चला जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। तो एक वेलोसिटी है एवरेज और एक वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस ये जो टर्म है ये प्रकट हुआ कहां से साहब, इंस्टेंट से। इतना पार्ट है तो ये इंस्टेंट से आया। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, है ना। इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, तो ये क्षणिक है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब हम तुमको एक ग्राफ से समझाते हैं, तो देन यू विल रियलाइज के मतलब क्या है। तो बच्चों जरा गौर से सीखो। तो बात यह है कि मान लेते हैं कि हमारा कोई भी पार्टिकल या कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। देखो गौर से, तो हमने क्या किया कि एक एक्स बना दिया, तो मूवमेंट इन एक्स वाई प्लेन चल रहा है। तो मूवमेंट इन एक्स वाई प्लेन कैसा चल रहा है, ये उसका इनिशियल पॉइंट था जहां पे वो व्यक्ति खड़ा हुआ था, वहां से चलना चालू करता है और यहां पहुंच जाता है। ए से शुरू किया उसने मूवमेंट और चलते चलते बी तक पहुंच गया ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताइए, सबसे पहला प्रश्न, क्या ए से बी तक की उसकी जो यात्रा है उसमें यात्रा में क्या वो अपनी वेलोसिटी बदल रहा है, हाँ या ना। तो जवाब आएगा बिल्कुल बदल रहा है साहब। डायरेक्शन तो बदल ही रहा है, स्पीड आपने कोई चर्चा की नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं बदला उस पर तो आपने कुछ बताया नहीं है, बट रास्ता तो आपने बना दिया। तो रास्ता तो जो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो जब स्ट्रेट लाइन है, अच्छा एक चीज लिख लो वहां पे ऊपर जो यूनिफॉर्म था ना, उसमें लिख लीजिए कि डायरेक्शन न बदलने का मतलब एक लाइन पे चलना है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स फिक्स डायरेक्शन। ऊपर कहीं लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। ऐसे कहीं लिख लो, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, तो पता नहीं जगह है कि नहीं। स्ट्रेट लाइन मोशन कहीं भी ऊपर लिख लीजिए तो बेहतर रहेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, या मूविंग इन सेम डायरेक्शन। वन डायरेक्शन भी कहना ठीक नहीं है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, या नो चेंज इन डायरेक्शन, इसका ये मतलब है ना। तो उसको कहीं ऊपर भेज दीजिएगा। फिलहाल हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि साहब हमारा ये जो व्यक्ति है ये तो ए से बी तक चल रहा है,
तो डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। तो डायरेक्शन बदल रहा है यानी इस मोशन के हर क्षण इसकी जो वेलोसिटी है वो अलग अलग है। कैसे? जैसे मान लीजिए सर, मान लीजिए सर वो यहाँ पे पहुंच गया इस पॉइंट पे, बताइए वेलोसिटी क्या है? तो आप कहेंगे इस पॉइंट पर वो इस तरह से चल रहा है, यानी इस पॉइंट पर हम क्या करें, टेंजेंट खींचे। टेंजेंट का मतलब होता है एक लाइन ड्रॉ करें, ट्राई टू ड्रॉ अ लाइन विच इज टचिंग द कर्व। फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है सर? इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींच दीजिए। फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट खींच दीजिए। दो एरो अगल बगल आ गए, थोड़ा अलग कर देते हैं। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी सर, इस पॉइंट पर ये, इस पॉइंट पर ये, इस तरह से। तो जैसे कहा कि ये पॉइंट है से ए बी हो गया, ये कुछ मान लेते हैं पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P3 है। तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक तो नहीं है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात ना भी करें तो डायरेक्शन तो सब में अलग अलग है। तो P1 पर वेलोसिटी V1, P2 पे V2, P3 पे V3। तो ईच पॉइंट ऑफ मूवमेंट हैज ए डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, and due to difference in direction movement each point has its different velocity। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। अब कोई पूछ दे बताओ एक से बी के बीच में कितनी है वेलोसिटी, तो कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी हम बताएं कैसे? तो तब बच्चों दो टर्म आएंगे, एक है इंस्टेंटेनियस, एक है एवरेज। तो आप कहेंगे अच्छा एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं, आप हर पॉइंट पर जानना चाहते हैं क्या? वो कहेगा हाँ हर पॉइंट पर जानना चाहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी पड़ेगी, तो हर पॉइंट की अलग अलग हो जाएगी। फिर कहेंगे कि आप हर पॉइंट पर जानना चाहते हैं या इनिशियल टू बस फाइनली जानना चाहते हैं? वो कहेगा नहीं नहीं हम इनिशियल टू फाइनली जानना चाहते हैं। तो अगर इनिशियल टू फाइनल जानना चाहते हैं तो फिर आप ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए, पूरा डिस्प्लेसमेंट यात्रा का निकाल लीजिए कितना टाइम लगा और फिर कितनी देर में वो डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, तो आपको एक एवरेज एक मिल जाएगा अंदाजा। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दो टर्म है, पहले तो ये मतलब समझना होगा हमें। तो वो दो टर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं? तो दो टर्म इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ए से बी तक की जो यात्रा है उस यात्रा के हर क्षण, हर पड़ाव पर, हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है। और अगर कोई कहे नहीं एक ही वेलोसिटी बताइए, तब फिर वो एवरेज वेलोसिटी की बात होगी। अब वो एवरेज वेलोसिटी कैसे बताएंगे और इंस्टेंटेनियस कैसे बताएंगे, देखो हम आपको सिखाते हैं, सीखो। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालनी है, जरा इस बात को सीखें। बच्चों देखें गौर से, देखिए कोई भी वेलोसिटी हो v, तो वो क्या है? वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और जो डिनोमिनेटर आता है दैट इज टाइम। कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज हो, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, कैसा भी हो, ये फॉर्मूला तो कभी नहीं बदलता है। इसी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बच्चों रेट ऑफ चेंज भी देखो एक नया टर्म है, उसको भी थोड़ा तुम समझ लो, आगे भी कई बार काम आ जाएगा। ये रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? जैसे वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो कभी भी जब रेट ऑफ चेंज चाहिए तो हमें दो वेरिएबल चाहिए पड़ते हैं। जैसे बोला गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेलिजेंस,
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंटेलिजेंस में चेंज है और किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। तुम एक साल में कितने होशियार हो गए या कितने गड्ढे में चले गए, है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? तो जो जैसे वेलोसिटी है वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम। अब ये जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा और एवरेज के लिए भी यही सेम फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो और चाहे वो एवरेज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इंस्टेंटेनियस हो और चाहे एवरेज हो, वी यूज द सेम फॉर्मूला। ठीक। तो जो रेट ऑफ चेंज है उसका मतलब क्या है? एक फॉर्मूला और लिख लो। रेट ऑफ चेंज से हम क्या समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी में। तो जैसे बात हो कि रेट ऑफ चेंज बताना है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रेट ऑफ चेंज में हमेशा दो वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एक जो रियल में चेंज हो रहा है और एक जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? तो जिस वेरिएबल में चेंज की बात कर रहे हैं उसके चेंज को ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज की बात कर रहे हैं उसके चेंज को हमें कहां लिखना है? उसके चेंज को बच्चों डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज किसी वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हमेशा दो वेरिएबल यहां पे यूज होंगे, ऑलवेज टू वेरिएबल। जैसे यहां पर x और y है, कहीं डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। ठीक। अब आप टाइम लिखें या चेंज इन टाइम लिखें, बात तो बराबर ही। कितना समय बदल गया है, कितना समय लग गया, 1 घंटा लगा, तो दैट इज टाइम। बच्चों जो ग्राफ बनाए थे पीछे वही ग्राफ फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। सो ड्रॉइंग द सेम ग्राफ अगेन, x एक्सिस y एक्सिस, और इस पर जो पाथ ऑफ मूवमेंट है वो भी ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट A जो है उसका पोजीशन वेक्टर है r1, ठीक है, और जो पॉइंट B है उसका पोजीशन वेक्टर है r2, ठीक है। अच्छा, और बीच में एक पॉइंट C है, उसका पोजीशन वेक्टर है से r, ऐसे उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r, ठीक। तो ये सब के सब क्या है? पोजीशन वेक्टर है। दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज ऑल्सो पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज ऑल्सो पोजीशन वेक्टर। तो ये तीनों क्या है? पोजीशन वेक्टर है फॉर पॉइंट्स A, B एंड C, and the particle or the person which we are talking of is moving from A to B via point C, ठीक है। मान लेते हैं कि A से B तक पहुंचने में जो कुल समय खर्च हुआ वो T समय लगा। तो टाइम, अब तुम बैठे हो, लिखते जाओ साथ साथ, टाइम टेकन बाय द पर्सन। थोड़ा साथ साथ लिखोगे तब ना तेज चल पाओगे, नहीं बैठे रहोगे। टाइम टेकन बाय द पर्सन टू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, टी टाइम अच्छा खासा है ना। दिस टाइम इज सिग्निफिकेंट टाइम। बच्चों समझिए, अभी हमें गिवन है कि साहब A से B तक पहुंचने में टाइम T का खर्च हुआ। T कुछ भी हो सकता है, 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी है। तो अगर अब देखो दोनों टर्म लिख रहे हैं, कैसे लिखना है। अगर पूछें कि साहब एवरेज वेलोसिटी बताइए, पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब V एवरेज,
तो जब भी वी एवरेज लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे टाइम, बट ये टाइम सिग्निफिकेंट होना चाहिए या सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, अच्छा खासा टाइम होना चाहिए, है ना। ये बहुत छोटा टाइम नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक में कितना होगा जरा देखो गौर से। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन अच्छा नहीं हो पाया, फिर से ज्वाइन करते हैं। थोड़ा खराब ज्वाइन हुआ था, अब ठीक है। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी हो गया, नीचे हो गया टाइम। अब डी की जगह आप चाहें तो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, हेड माइनस टेल। तो R2 माइनस R1 कर दीजिए और नीचे टाइम कर दीजिए। तो ये आपका हुआ एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कंज्यूम्ड। सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। बच्चों ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इसमें बस ध्यान इतना रखना है कि टाइम आपके पास सफिशिएंट रहे। अब कोई कहे नहीं ऐसा करिए कि सर हमारा पार्टिकल या हमारा व्यक्ति जब पॉइंट सी पर पहुंचा, एकदम एग्जैक्ट सी पर खड़ा हुआ है, तब बताइए कि सर उसका जो है कितना स्पीड है। तो अगर उस पॉइंट पर खड़ा हुआ स्पीड बताना है तो उस क्षण वो किस रफ्तार से चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, अब वो बताना है बच्चों। उस क्षण वो किस रफ्तार से चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, वो बताना नहीं। उस क्षण क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके पोजीशन में, सो बताना है। और लेकिन अगर ए से बी तक एवरेज बताना है तो ए से बी तक एक यूनिफॉर्म चेंज तो हो नहीं रहा है, तो हम देख लेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल का टाइम कितना खर्च हुआ, तो एवरेज हो गया। अब बात हुई कि साहब आप ऐसा करिए कि एवरेज तो आप बता दिए, तो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, टोटल टाइम ले लिया। अब हमें ये बताइए कि वेलोसिटी बताइए वेलोसिटी ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, कुछ भी लिख लो, एट पॉइंट सी। अब ये बतानी है हमें क्या करना है, जब वो व्यक्ति सी पर पहुंच गया है तो बतानी है वेलोसिटी क्या होगी। अब जब वो सी पे खड़ा हुआ है तब वेलोसिटी बतानी है। तो उस क्षण की वेलोसिटी बतानी है जब वो सी पर है। यानी कि अब अपने पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे तक वो खड़ा हुआ है, वो तो मूव कर ही रहा है, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बतानी है अपने को वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बतानी हो तो उसी को क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तब देखो कैसे लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि साहब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है पर यूनिट टाइम। तो मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर से कुछ दे दिया है हमको, क्या दे दिया है, मान लेते हैं ये जो वेक्टर आर है, सी का जो पोजीशन वेक्टर है वो कुछ दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी भी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वही है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, उसमें कोई बदलाव नहीं है, अभी भी वही फॉर्मूला है, अभी भी वही फॉर्मूला है, अभी भी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। लेकिन अब देखो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख रहे हैं।
अब हमारा जो टाइम है बहुत कम है, वेरी या नेग्लिजिबल टाइम है। अब हमारे पास समय नहीं है, हमें उसी मोमेंट पे बताना है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की नेग्लिजिबल वैल्यू लिखनी है तो वो नेग्लिजिबल वैल्यू कैसे लिखी जाती है? डी करके, डिफरेंशियल वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और बहुत थोड़ा सा टाइम। तो किसी भी क्वांटिटी की बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू लिखना है तो उसको डिफरेंशियल वैल्यू कहते हैं। डिफरेंशियल मतलब जो डी लगाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में और ऊपर वाले सिस्टम में बस यही फर्क है, यहां समय बिल्कुल नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम है, वहां समय बहुत है तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत है। तो यहां पर ये बच्चों जो डी आर है, या नीचे अलग से लिख देता हूं, वो भी टेंड्स टू 0 है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड ही लिखें तो और अच्छा है, वेक्टर तेक्टर के चक्कर में ना पड़े। डी आर जो वैल्यू है वो लगभग 0 है और जो डी टी वैल्यू है वो भी लगभग 0 है। तो इन्हें हम कहेंगे डिफरेंशियल वैल्यू। या डिफरेंशियल चेंज। तो जो डिफरेंशियल चेंज होते हैं बच्चों बहुत छोटे होते हैं। इन डिफरेंशियल चेंजेस क्या होते हैं? लगभग 0 के बराबर होते हैं। ये जो चेंजेस हैं वो डिफरेंशियल चेंज है, और डिफरेंशियल चेंज क्या होता है? 0 के ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, ऐसा। तो देखो, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का बेसिक मतलब समझ रहे हो? उसी मोमेंट पे अब बताओ, आप कहां जा रहे हो, किस स्पीड से आ रहा है, ये बताओ। तो एकदम बहुत कम टाइम। भाई चेंज टाइम तो आप, फॉर्मूला तो आप बदल नहीं सकते, फॉर्मूला तो वही है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, बट बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और बहुत थोड़ा सा टाइम। तो बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यानी ऑलमोस्ट 0, और टाइम भी ऑलमोस्ट 0। तो डी आर और डी टी का यूज किए। अब डी आर और डी टी का यूज किए तो अगर मान लीजिए हम कहें कि साहब, अगर हम कहें कि इस पूरे सिस्टम में जो पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर था, जिसको कि वेक्टर आर कहा गया है, मान लेते हैं वो कुछ एक्स आई, वाई जे और जेड के है। तो वी एट पॉइंट सी, तो वो क्या लिखोगे? डी आर बाई डी टी। तो वो क्या हो जाएगा? x को डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी आई कैप, y को डिफरेंशिएट करोगे dy वाई डी टी जे कैप, और बच्चों z को डिफरेंशिएट करोगे तो dz बाई डी टी के कैप, ऐसे। तो वेलोसिटी को लिखने का ये तरीका है, जब वो कैसी हो? इंस्टेंटेनियस। और अगर वो एवरेज है तो बात अलग है, तो आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, इंस्टेंटेनियस है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, और एवरेज है तो दूसरे तरीके से लिखेंगे। चलिए नोट करिए। तो जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और एवरेज की बात करते हैं तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। नेट डिस्प्लेसमेंट बटे नेट टाइम। तो आप ये जो वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैरायटी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, समझें? अच्छा, डी आर वेक्टर का मतलब क्या है? जो डी आर वेक्टर लिखा हुआ है, ये डी आर का मतलब क्या है? ये उस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट है, यानी सी से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कितना चेंज हुआ। तो ये क्या है? इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये
ये डिस्प्लेसमेंट है, बट डिस्प्लेसमेंट इन वेरी नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल, इन वेरी नेग्लिजिबल टाइम ड्यूरेशन। और वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है प्यारे बच्चों? वो नेग्लिजिबल टाइम ड्यूरेशन है dt। तो ऐसे इसी को पूरे को आप ऐसे भी कह सकते हैं, dr/dt का मतलब क्या है? तो आप कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में। सो ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस। बच्चों, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड भी वही रहे और इंस्टेंटेनियस भी वही रहे? क्या ये संभव है? क्या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में इस तरह की मोशन को दिखा सकता है, या इस तरह की उसकी क्या कहें, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है जब वो चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि थ्रू आउट द मोशन वही इंस्टेंटेनियस रहे, वही एवरेज हो जाए? ऐसा हो सकता है कि हमेशा एवरेज वाला अलग होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होगी? बच्चों, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है? यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? भाई, यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है? ना तो डायरेक्शन बदल रहा है और ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो हर पॉइंट ऑफ मूवमेंट हैज द सेम वेलोसिटी। तो फॉर ईच इंस्टेंट वेलोसिटी इज सेम, यूनिफॉर्म। तो वहां पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों के आंसर्स कैसे आएंगे? सेम। बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो दो टर्म हम लोग सीख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड पार्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है हमें कि नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इनिशियल टू फाइनल, और जो भी समय लगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे डिवाइड कर देना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता होने चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही दे दें। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो क्या पता होना चाहिए? किसी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर क्या है ना? तो उसका चेंज करेंगे तो इस तरह से dx/dt, dy/dt, dz/dt। तो एक बस आखिरी एक नोट और कर लें, बस खत्म। पूछ रहे हैं कि कैन वी एवरेज एंड वी इंस्टेंटेनियस बी सेम? क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, हो सकते हैं, यस। बट कब? इन यूनिफॉर्म मोशन, in uniform motion, comma, at each point same velocity। और वही किसके बराबर होगी? वी एवरेज के बराबर भी हो जाएगी। हर पॉइंट पर सेम वेलोसिटी होगी और वही वेलोसिटी वी एवरेज भी हो जाएगी। अच्छा, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा हो सकता है कि वी एवरेज और इंस्टेंटेनियस हो जाए बराबर? हो सकता है कभी कभी, हर पॉइंट पे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने क्या कहा? क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा कभी हो सकता है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाए? अगला प्रश्न, जवाब तुम्हें खुद से ढूंढ के लाओ घर पे, नहीं तो अगली क्लास में मिलेगा, समय नहीं है अभी। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कॉमा, इज इट पॉसिबल, ऐसे लिख लो, कैन
Is it possible that in non-uniform motion, is it possible that V average बराबर V instantaneous? क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये हो सकता है? अगर हो सकता है तो कब, कैसे, इस पर क्वेश्चन मार्क है। V जब भी लिखें बच्चों वेक्टर के साथ ही लिखा जाए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये हो सकता है, हो सकता है। कितने लोग समझ गए हो सकता है? जी सर बताएं। ना ना ना, तुम बताओ। हो जाए, हाँ हो सकता है। किसी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी जितना वेलोसिटी हो ही सकता है। ऐसे सोचो, जैसे मान लो फॉर्मल आंसर हम अगली क्लास में देंगे, इनफॉर्मल बता देते हैं। देखो जैसे ऐसे जा रहे हो, तुमने यहां से यहां को मिलाया तो तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, और तुम ये मूव कर रहे हो तो इस पर भी एक ऐसी डायरेक्शन आएगी जो ऊपर वाली डायरेक्शन के क्या होगी, पैरेलल। सोचो ऐसे, ये और ऐसे जा रहा है, तो इसमें भी बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें अगर आप तुम उसकी टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट समझते हो क्या होती है? हाँ, टच करके निकले, तो वो टेंजेंट इसके पैरेलल हो सकती है, तो वहां जो वेलोसिटी उसके पैरेलल हो जाएगी। चलिए, तो उस पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी एवरेज और उसमें भी थोड़ा एक आध चीज और भी बतानी है, तो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी हो गया।